बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट के 21 से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर साबिक़ केसीसी जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद और स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मुनीर हक मौजूद है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी किया है। इसमें सरफराज अहमद का भी नाम शामिल है और आया देखा जाएगा कि ये मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब होता है या नहीं। जबकि मोहम्मद रिजवान कप्तान जो बनेंगे और जबकि बाबर आजम को इस टेस्ट से भी इंजरी के बाद दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे और शादाब खान ने तो पहले भी टेस्ट नहीं खेला था। इसी हवाले से हमारी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कस होगी क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम भी 16 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। 2 टेस्ट और 3 T20 मैच खेलेगी। इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी कराची नेशनल स्टेडियम में जारी है। आज खेल का दूसरा दिन है, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। चलो ये बताइएगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है और मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे ये सीरीज बराबर करने की, क्योंकि 2020 खेलों की सरगर्मियाँ मुतासिर रहीं, कोरोना वायरस थी। अब 2021 आई और खेलों के मैदान एक बार फिर आबाद होने जा रहे हैं और इसके अलावा PSL भी 6 की भी ड्रॉपिंग जो है वो 10 जनवरी को होने जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कोई भी कप्तान होगा ना वो यही बयान देता है जो रिजवान ने दिया है, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें, ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो ज़रा सी मुख्तलिफ है। आवाज़ आ रही है। हाँ, न्यूजीलैंड को जो है ना 12 लिए के बरतरी हासिल है, क्योंकि आप ये समझ लें 2017 के बाद जो है ना वो कोई टेस्ट नहीं आ रहा। 16 जो है ना 17 बल्कि टेस्ट जो है ना वो जीता है। तो उसकी जो वहाँ पर कारकर्दगी, और इस वक्त आप समझ लें वो दुनिया के अंदर जो है ना नंबर 1 है टेस्ट रैंकिंग के अंदर। तो बहुत बड़ी मतलब उसकी अचीवमेंट है। तो उसके मुकाबले पे अच्छा हमारी जो टीम है वो टूट फूट का शिकार है। कप्तान तो चलें, हम पहले उसके अंदर T20 में कैन विलियमसन भी नहीं खेले थे, तो उन्होंने तो कोई वो नहीं किया वावेला, और उनकी टीम जीत भी गई। एक देखें ये तो टीम साहब वहाँ के जो ग्राउंड जो वो छोटे भी तो है ना, अगर स्कोर देखा जाए तो वाले दोनों के लिए छोटे हैं ना। वो एक टीम के लिए छोटे, एक टीम के लिए बड़े तो नहीं है ना। जो ग्राउंड्स हैं वो दोनों के लिए तो वैसे ही हमारी हैं। टीम के लिए तो मौसम का भी कुछ फर्क पड़ा था वहाँ पे। नहीं देखिए, हमेशा जब भी आप जाएंगे ना तो इंग्लैंड के जाएंगे, वहाँ की कंडीशन डिफरेंट होती है, न्यूजीलैंड की डिफरेंट होगी, ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट होगी। तो अब असल बात यह है कि आपको अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बनाना चाहिए कि जब आप इन जगहों पर जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ की विकेटों में और यहाँ का जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जब आप एक इनिंग के ऊपर टीवी पे देखकर किसी प्लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर यही कुछ होगा ना। असल बात यही कि देखें जो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, बाबर आजम जो है ना सिस्टम से आया है, समझे ना। डोमेस्टिक पूरा उसने अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान ए का टूर, एक सिस्टम से आया है। ये जो आज फवाद आलम है, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलती है आपको कि जिसने 11 साल स्ट्रगल किए हो, उसके बाद पहले टेस्ट में उसने सेंचुरी की थी और 11वें टेस्ट में भी सेंचुरी की? नहीं, मतलब 11 साल के बाद अगर कोई प्लेयर, मतलब देखिए मेरे ख्याल में शायद ये इस सदी का वाहिद प्लेयर है, और आने वाले वक्त में मुझे कोई नहीं लगता कि 11 साल उसको टीम से बाहर रख के अगर वो कम बैक करे। मैं नहीं समझता। ये जितना मजबूत आसाब का प्लेयर है, इसने साबित कर दिया है। और आपके जो चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो जो आपके समी असलम और जो भी खिलाड़ी मुल्क से जा रहे हैं उनको फवाद आलम से सीखना चाहिए। मतलब ये इतना मतलब अजीब व गरीब किस्म का बयान है। मैं तो हैरत करता हूँ, क्योंकि हर खिलाड़ी जो है उसमें ना वो सलाहियत होती है, ना इतना टेम्परामेंट होता है कि वो 11 साल स्ट्रगल करे और दरवाजे पे खड़ा होकर उसको खटखटाता रहे कि मुझे जो है ना, मतलब मेरी हर साल उसकी कारकर्दगी जो बताती थी कि हाँ जी इसको लेना चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसने अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिया कि इस वक्त जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर आजम फिट होता तो शायद फवाद आलम ये टेस्ट ना खेलता। जमील साहब ये बताइएगा कि बाबर आजम तो भी अनफिट हैं, शादाब खान भी अनफिट हैं, तो टीम के अंदर कुछ 12 या 15 जो खिलाड़ियों का भी स्क्वाड का ऐलान किया गया दूसरों में, वो तो सरफराज अहमद का भी नाम है, सुहेल खान का भी नाम है। तो क्या समझते हैं कि सरफराज को कोई ना कोई जगह मिलेगी या सिर्फ टूर कराना है? देखें जी, बात असल में ये है कि जो आपके पास बेंच पे जो प्लेयर बैठे हुए हैं ना, एक आपके जो है ना इमरान बट बैठे हुए हैं, ठीक है, जफर गौहर बैठे हुए हैं, सुहेल खान बैठे हुए हैं और सरफराज बैठे हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको लाना किसको है अंदर। देखें ये मुमकिन है क्योंकि नसीम शाह की कारकर्दगी जो है ना वो अप टू दी मार्क नहीं है। इंग्लैंड के टूर से देख लें और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपने देखा होगा इस मैच के अंदर उनकी स्पीड भी 135 के करीब रही है। तो हम जो मतलब वो देख रहे थे कि जब 148 147
तक वो कर रहा था और अब उसकी तो मुझे एक तो उसका फिटनेस प्रॉब्लम लगता है। अब ज़बरदस्ती खिलाने वाली बात है। सुहेल खान जो वहाँ बैठा हुआ है उस कंडीशन के लिए बहुत आइडियल बॉलर है कि हो सकता है कि इसको रिप्लेस कर दें और सुहेल खान को ले आए। इधर जो है ना, मुझे लगता नहीं है कि जो इमरान बट है उसको ये चांस लेंगे, क्योंकि ये दोनों जो ओपनर हैं उसी के साथ मेरे ख्याल में जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं मनीष साहब के साथ। मनीष साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि आप फ़हीम अशरफ को लेकर आए, उस पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने डोमेस्टिक में भी कोई स्कोर नहीं किया और उनको लेके चले गए, मगर उसने पहले टेस्ट के अंदर 92 की इनिंग खेली और पाकिस्तान के कप्तान जो मोहम्मद रिजवान के साथ एक साथ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि रिजवान पर जो तनकीद की जा रही थी या उस पर फ़हीम अशरफ, तो आप क्या समझते हैं कि दूसरा टेस्ट में फ़हीम अशरफ होंगे? देखिए, दूसरे टेस्ट में फ़हीम अशरफ बिल्कुल होंगे, इसलिए कि पहले टेस्ट में उन्होंने फॉलो ऑन बचाया था रिजवान के साथ मिलके। लेकिन रफ़ीक, इससे पहले जो आपने पूछा था ना, केन विलियमसन का कहना है कि वो टेस्ट मैच हम जीतेंगे और रिजवान का कहना है, दोनों कप्तान अपनी अपनी जगह यही बयान देंगे। लेकिन इस टेस्ट की अहमियत को समझना होगा हमें। जो कल से दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, बखैर अब तो 8 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। तो इस टेस्ट की अहमियत क्या है? इस टेस्ट की अहमियत ये है कि अगर न्यूजीलैंड ये टेस्ट जीतती है तो वो सीरीज़ भी 2-0 से जीत जाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगी, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है। जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है और उसमें जो भी टॉप 2 टीमें होंगी वो फाइनल्स खेलेंगे। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, भारत नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे है, तो अब न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 पोजीशन पे आ जाएगी और वो टेस्ट जीत लेते हैं और फिर 2-0 से सीरीज़ भी जीत लेंगे, क्लीन स्वीप हो जाएगा। हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च के जहाँ ये टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कल से, वहाँ वैसे ही न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 60 टेस्ट मैच उसने खेले, 5 जीते, सिर्फ 1 टेस्ट मैच हारा है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तो ये तो मैंने न्यूजीलैंड के हवाले से बता दिया। पाकिस्तान के हवाले से क्या है कि पाकिस्तान को मिसबा की हेड कोचिंग में गैर मुमालिक में कोई अभी तक टेस्ट मैच जीतने का मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया, हमारे मगर इतने इंग्लैंड में ज़्यादा भी टेस्ट भी तो नहीं हुए ना अभी मिसबा के, मतलब जो मिसबा जब से आए तो इतने ज़्यादा टेस्ट भी तो नहीं हुए ना। नहीं नहीं, टेस्ट हुए ना। ऑस्ट्रेलिया में आप हारे, इंग्लैंड में भी आप हारे। तो 6, उसके 7, बाद 8 जो टेस्ट में नहीं जीत नहीं, तो देखिए, अंदाजा नहीं है। एक आध मैच में तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए ना कि जो आपको बताए कि जी टीम जो है वो स्ट्रगल सिर्फ नहीं कर रही है बल्कि टीम अब कुछ बेहतरी की जानिब आई है। अब पाकिस्तान के लिए इशू ये है कि अब जाहिर है स्टैंड इन कैप्टन है वो, एक बार फिर बाबर आजम नहीं है। खबरें जो अभी तक आ रही हैं वो यही आ रही है, टीम में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी सेम प्लेइंग 11 खेलेगी। नसीम शाह भी खेलेंगे और दोनों ओपनर्स भी खेलेंगे, अपार्ट फ्रॉम के उनका सबका जो है स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए। उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है, हो सकता है कि कोई एट द टाइम कोई वो तो चेंजेस मुझे कर शान दें। मसूद है या आबिद अली है, तो ये भी तो स्कोर नहीं कर रहे ना, ये भी तो एक जो है देखिए, अभी बाकायदा फ्लैट अभी डालने पर। जैसा अभी जमील भाई जिस तरह कह रहे थे ना कि सिर्फ मौका ये है कि अगर आप इमरान बट को खिला सकें तो वो ओपनर हैं और लास्ट कायदम ट्रॉफी में 934 रन करके टॉप स्कोरर रहे थे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मिसबा इस वक्त कोई चांस लेने की पोजीशन में है। वो एक मौका और देंगे दोनों खिलाड़ियों को। आबिद अली ने जब अपने डेब्यू किया था, सेंचुरी बनाई थी, तो वनडे में भी टेस्ट में भी तो ऐसा लगता था कि हमें बड़ा अच्छा ओपनर मिल गया, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। 156 रन की इनिंग्स खेली ओल्ड ट्रैफर्ड में शान मसूद ने, उसके बाद से वो कोई इनिंग्स नहीं खेल सके। तो मुझे ये लग रहा है कि दोनों ओपनर्स को एक दफ़ा और मौका दिया जाएगा ताकि ये जो इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है टीम में, वैसे भी बाबर आजम के ना होने से जो एक चीज़ रफीक करने की है ना, वो ये एक जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान की नज़र आई है ना, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में 2 मरतबा कमबैक किया। एक तो पहले जब 80 रन पर आपके 6 खिलाड़ी आउट हो गए तो वहाँ से फॉलो ऑन का बचाना, जब फ़हीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई। दूसरी इनिंग्स में जब 2-0 पर आपके दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे तो मैच का बचाना, उस मैच में फिर बड़ी अच्छी पार्टनरशिप नजर आई हमें। मोहम्मद रिजवान, फवाद आलम ने तो ऐसी अजहर इनिंग्स अली खेल भी दी कि जो मतलब फवाद के साथ एक लंबी काफ़ी इनिंग खेली। उन्होंने अपने तौर से कुछ किया, लेकिन अजहर अली का जो म्यार है, जिस तरह के वो पाए के खिलाड़ी हैं, जिस तरह उन पर भरोसा किया जा रहा था, वो अजहर अली की चीज़ नहीं है। ये प्ले जो जो इनिंग्स खेली है फवाद ने या जो इनिंग्स खेली रिजवान ने, आई थिंक वो इनिंग्स अजहर अली को खेलनी चाहिए थी। उन पर सबसे ज़्यादा हमें भरोसा है, सबसे ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, 82-83 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, सबसे तजर्बेकार है। क्योंकि ये तो अभी 10वें टेस्ट में ही कप्तान बन गए थे, उनके तो 80+ टेस्ट हैं। तो ये फवाद आलम ने जो इनिंग्स खेल दी उसकी तो पिछले मैच में भी तारीफ़ों के पुल बंधे हुए हैं। जाहिर है वो इतना बड़ा नाम है कि बड़े नाम बन गए हैं कि उनकी सिर्फ उस परफॉर्मेंस में जो पीसीबी ने अवार्ड्स दिए हैं उनको इनफरादी बेहतरीन उसमें इनफरादी फवाद आलम का भी कारकर्दगी। नाम है। फवाद आलम ही को मैं और कह रहा हूँ। फवाद आलम ने तो एक और रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का, जो कि सबसे लंबी इनिंग खेलने का, वो भी तो रिकॉर्ड। चौथी इनिंग्स में न्यूजीलैंड में सेंचुरी भी आई थिंक किसी ने पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं बनाई है, वो भी एक रिकॉर्ड बना है। और वैसे भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड चौथी इनिंग में सबसे ज़्यादा सेंचुरी का पाकिस्तान के पास ही है। यूनुस खान ने 5 सेंचुरियाँ बनाई हैं चौथी इनिंग्स में, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड भी एक बना। तो अभी तक जो पोजीशन है ना, देखा जाए तो वो पहले टेस्ट के वाली ही है, यानी
एज हासिल है न्यूजीलैंड को, पाकिस्तानी टीम को तो इतना एज नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने फाइट बैक किया है, कि बदतरीन शिकस्त के लिए, शिकस्त तो हुई है लेकिन जो बदतरीन शिकस्त होने जा रही थी ना, कि फॉलो ऑन होता फिर इनिंग्स डिफीट होती, वो दोनों चीज़ों से पाकिस्तान बचा, बल्कि आखिर में तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट ड्रॉ कर गया था, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। 6 ओवर बाकी था, 6 न्यूजीलैंड ओवर में और मजीद खेल लेते। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, वहाँ एक तब्दीली होगी क्योंकि टो उनका टूटा हुआ था, उसके बावजूद बॉलिंग कर रहे थे नील वैगनर, उनकी जगह कह रहे हैं कि शायद मैट हेनरी प्लेइंग 11 में आएंगे, बाकी सेम रहेगी। अच्छा जमीर साहब ये बताइएगा कि 16 जनवरी को साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच रही है, 2 टेस्ट मैच खेलेगी, 3 T20 मैच खेलेगी लाहौर के अंदर, मैचेस होंगे, एक कराची में टेस्ट होगा और एक पिंडी में होगा। तो जो आबिद अली है और शान मसूद है वो स्कोर नहीं कर रहे, एक बाहैसियत एक ओपनर के, तो क्या समझते हैं कि कोई तब्दीली होनी चाहिए कराची की विकेटों की और वहाँ की विकेटों में? देखिए जी, आपका जो देखिए फिर बात वहीं आती है ना, जो हम इससे पहले भी डिस्कस करते रहे कि आपको अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भरोसा ही नहीं है। अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर अच्छा हो और वो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा हो, तो आप जो बात कर रहे हैं वो जो इनकी कारकर्दगी है ओपनर्स की, तो बिल्कुल चेंजेस होना चाहिए। अब आपने इमरान भट्ट को सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आप चांस लेने पे तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये कि जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। अगर बात ये है कि अब यही प्लेयर यहाँ आके परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे ना तो कमज़ोर टीमों के खिलाफ जो है ना, इन्होंने श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, उसके खिलाफ हर आदमी जो जा रहा है वो सेंचुरी कर रहा है, आपने देखा होगा ना, 4 सेंचुरी एक ही टेस्ट मैच के अंदर। तो बात ये है कि अब आ रही है साउथ अफ्रीका, क्योंकि उन दोनों टीमों से बेहतर टीम है ये, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बैटिंग विकेटें बना के, और मेरे ख्याल में जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, ये 12 लेके ये परफॉर्म कर तो लेंगे। जमीर साहब अगर बैटिंग विकेट ही बनानी है तो फिर जो हमारी टीम है, तो फिर भारत की तरह, जैसे भारत में होता है कि उनकी टीमें जो भारत अपने मुल्क में बुला के टीमें खेलता है, तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ बुला लिया करें, देखें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। भारत से हम देखें, भारत ने तो अभी जाके ऑस्ट्रेलिया में भी मारा है, तो 36 रन भारत पे आउट की- पे हो गए ना। नहीं हुई, लेकिन देखें जो भी टीम होती है दुनिया की, अगर 36 रन पे आउट होती तो उनका मोरल बहुत गिरा हुआ होता अगले टेस्ट में, लेकिन वो जाके उन्होंने जिस तरह कमबैक किया और वो टेस्ट जीता है, तो 12 ली के हमें कहना पड़ेगा कि भारत की टीम 12 ली के वो अच्छी है। लेकिन हमारी जो कारकर्दगी है बाहर ममालिक के अंदर, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया गए, इंग्लैंड गए या न्यूजीलैंड, तो हमें अब हमारी क्रिकेट जब सही होगी कि हम वहां पर भी जाके बराबर के मैचेस खेलें। देखिए अभी जो बात कर रहे थे ना मुनीर भाई, हमारे दोनों इनिंग के अंदर ऊपर के हमने स्ट्रगल किए ना, 56 के ऊपर 80 पे 6 आउट हो गए, फिर एक वो लगी पार्टनरशिप लगी 107 रन की, 187 के ऊपर फिर विकेट, तो 238 तक हम पहुंचे। मतलब वो भी जो है मरहून, दोनों जो पार्टनरशिप में उसमें रिजवान का बड़ा अहम रोल है। देखिए हम जो हकीकत बात यह है कि हम फ़हीम अशरफ से जो ना वो तवक्कुआत नहीं कर रहे थे, जैसी उसने बैटिंग की है, लाजवाब बैटिंग की है। उसके साथ साथ दूसरी उसके अंदर वो तो समझें कि आपका जो ओपनर जो है दोनों 0 पे चले गए, फिर आपके थोड़ा संभाला लिया, तो जो हमारा डे क्लोज हुआ 71 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट, जैसे ही खेल शुरू हुआ तो एक चौका मारने के बाद वो आउट हो गया अजहर अली, 75 के ऊपर आपके जो है ना 4 आउट हो गए, वहां से लेके चले हैं वो, और फवाद आलम और वो रिजवान, तो 240 पे 165 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की। तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, देखें ये रिजवान भी बहुत ज़बरदस्त खेले हैं, फवाद आलम की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और हम मुतादिद भाई मुनीर भाई भी हम लोग बोलते रहे हैं कि फवाद जो है उसको जो है ना, मतलब ये कि मौका, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक आप करा रहे हैं ना और एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, समझे ना, तो उसको मौका जो है ना मिलना चाहिए। और अब उसने जो जगह बनाई है, मैं समझता हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए उसने घंटी बजा दी है, और अगर बाबर आजम टीम में आता भी है तो अब फवाद तो बाहर नहीं होगा ना। अब जो लोग, बात यह है कि यार एक खिलाड़ी है, मैं देखिए मुझे उस पर वो नहीं है, लेकिन हारिस सुहेल जो है अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते हैं, 2 साल से डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, इंग्लैंड के टूर पे मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को वो है प्रॉब्लम है, लेकिन वो डायरेक्ट आके टेस्ट मैच के अंदर आपके पास कोई प्लेयर नहीं है हारिस सुहेल का रिप्लेसमेंट जो सुपर फिट हो, और वो ना उनकी फिटनेस से कैच वो गिराते हैं, समझे ना, बैटिंग के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ना, उस वक्त भी आपको शायद याद होगा जब ये श्रीलंका और बांग्लादेश आई तो उनको तरजीह दी गई थी फवाद के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें तो नाइंसाफियाँ जब होंगी ना तो यही रिजल्ट आएगा। तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान के जो हैं उनका भी इम्तहान हो गया है, मिसबा साहब का 1 साल का कहा था ना उन्होंने, 1 साल गुजर गया, उससे ज़्यादा हो गया, कोई रिजल्ट नहीं है।
अभी हमारे साथ जमील साहब मौजूद थे और गुफ्तगू जारी थी। एक चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनीर साहब से करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जमील अहमद साहब से बातचीत चल रही थी और यही था कि जो दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है उसे पाकिस्तान की सीरीज़ बराबर करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओपनर्स हैं वो यकीनी तौर पर फेल जा रहे हैं, मगर दूसरे टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ मुझे साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स यकीनी तौर पर फेल जा रहे हैं। जैसे मैंने जमील साहब से पूछा था कि अब साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है और अगर वो स्कोर नहीं करते तो आपके जहन में क्या आता है, कोई तब्दीली है? अजहर अली भी ओपन करते हैं तो पाकिस्तानी जब टेस्ट साउथ अफ्रीका की टीम में आएगी तो कोई तब्दीली देख रहे हैं आप ओपनर के हवाले से? सबसे पहले तो देखना होगा कि कल के टेस्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर आबिद अली और शान मसूद परफॉर्मेंस दे देते हैं तो मेरा ख्याल है यही कंटिन्यू करेंगे। दूसरी तरफ इमामुल हक इंजर्ड हैं, वो भी फिट हो जाएंगे तो उन्हें भी लिया जा सकता है। इमरान बट को भी पाकिस्तानी विकेटों पे ट्राई किया जा सकता है। तो अभी तो खैर देखना होगा कल का जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। हमने बहुत बात की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे ना, हमने अपने बॉलर्स को थोड़ा सा कम फोकस रखा। सिर्फ नसीम शाह को हमने फोकस रखा हुआ है। फोकस हमें करना चाहिए मोहम्मद अब्बास को भी। इन तीनों में सबसे तजर्बेकार बॉलर थे, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नज़र नहीं आ रही, उनकी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी डाउनवर्ड है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब्बास मेहनत करें इस टेस्ट मैच में। उनकी बॉलिंग बाहर मुल्कों में तो बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी रहती है, काउंटी भी खेले हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी उनका हो गया है एज़ कम्पेयर टू हमारे दूसरे बॉलर्स। तो एक अब्बास की तो कारकर्दगी को मुझे भी ये जांचना फर्क नहीं होगा। पड़ता कि एक फास्ट बॉलर को आप सिर्फ टेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, ना वनडे ना T20 के अंदर, तो थोड़ा फर्क तो आएगा ना थोड़ा टेस्ट सा के लिए। असल में अब्बास का इशू ये है कि बाज़ बॉलर्स जो है ना वो एक फॉर्मेट के लिए मख्तस होकर रह जाते हैं। अब जैसे हमारे हमारे पास भी कुछ बॉलर हैं जिनको हम सिर्फ T20 या वनडे तक मखसूस रखते हैं। हसनैन को देख लें, उनको सिर्फ T20 खिलाया जाता है। हालांकि अभी यंग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन वक़ार से समझते हैं कि अभी शायद टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा वो तैयार नहीं है। अब्बास टेस्ट पे खेलें, ठीक है, नो इशू। हमें वनडे और T20 में तो खैर हमारे पास और भी बॉलर, हारिस रऊफ इनका रिप्लेसमेंट हमें नज़र आते हैं, और भी प्लेयर हैं। लेकिन जब टेस्ट में आप खेलते हैं ना, और स्पेशलिटी एक ही फॉर्म ऑफ क्रिकेट आप खेलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नज़रें होती हैं। देखिए 3 बॉलर में शाहीन आफरीदी का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो लीड कर रहे हैं हमारी बॉलिंग को अपनी एबिलिटी की वजह से। मगर मुझे शाहीन आफरीदी तो पाकिस्तान में जितने मैच टेस्ट मैच खेले या ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और मुझसे तक 4-4 5-5 विकेट ले रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस तो शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस पे तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा, उनसे तो बल्कि और अच्छी तवक्कुआत हैं। हम यहाँ बात करें जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यासिर शाह की बात करनी पड़ेगी। यासिर शाह की बड़ी पिटाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ भी यासिर शाह कुछ इतने कन्विंस नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान को कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि पाकिस्तानी टीम को अच्छी कारकर्दगी कहें या जल्दी आउट कर दें खिलाड़ियों को। बड़ी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। अब दूसरे टेस्ट में भी आपके पास कोई और स्पिनर है नहीं, तो आपको नेचुरली उन्हीं को खिलाना पड़ा। टेस्ट में तो आपने पिछले 5 साल 10 साल से देख लें, यासिर शाह ही खेल रहे हैं, उनके अलावा कोई दूसरा खेलता ही नहीं है। आपने कभी तैयार करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। अब एक दफ़ा फिर अगर वो कोई ऐसी विकेट उनको मिल जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो जाहिर है स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं होता, और तो उनके पास भी मिचेल सेंटनर हैं, लेकिन उनका सारा फोकस अपने फास्ट बॉलर्स पर रहता है। 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते हैं। उनको काइल जेमिसन की सूरत में इतना अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी, यंग वेल बिल्ट। तो और उसके बाद उनके पास जो दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग जोड़ी है बोल्ट और साउदी की सूरत में, तो उनको तो बॉलिंग का कोई इशू नहीं है। हमारे पास इशू है, हमारे पास बैटिंग का भी इशू है। टॉप ऑर्डर्स को देखना है हमें, और हम अपनी जो बॉलिंग है उसमें अब्बास को भी देखना है, नसीम शाह को भी देखना है, यासिर शाह को। बड़ा क्लोजली इनकी बॉलिंग को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। हाँ मुनीर, ये कि जब सरफराज को लेके गए 3 T20 मैचेस हुए, उसमें भी उसको चांस नहीं दिया, और इसके बाद जब टेस्ट मैच के लिए तो 15 के स्क्वाड में नाम तो देते, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट किया जा सकता है ना। जब हमारे ओपनर जो फेल जा रहे हैं, अगर अजहर अली ओपन आए तो कहीं ना कहीं तो खिलाया जा सकता है ना। जरूर थोड़ी कि 2 विकेट कीपर नहीं खेल सकते एक साथ। देखिए इससे पहले मादी में खेलते रहे 2 विकेट कीपर। नहीं यार रफ़ीक, बात यह है कि अभी सरफराज की जगह यूँ बनती नज़र नहीं आ रही है। टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं आपको। अगर आप स्टैंड इन ओपनर ले आएंगे तो और चीज़ ख़राब हो जाती है। आपको बड़ा सोच समझ के बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर बनाना होता है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है।
रिजवान ने जो परफॉर्मेंस दे दी है ना, देखिए तीसरे टी20 में जगह बनती हुई हमें नज़र आ रही थी सरफराज की, क्योंकि 2 टी20 में अच्छा नहीं खेले थे। मैं आकिब जावेद को कहीं सुन रहा था, उन्होंने तो बाकायदा क्रिटिसाइज़ किया था कि तो प्लेयर ही नहीं है टी20 के, इनको तो इनके फ्रेंचाइज नहीं खिलाता, आप कैसे इनको खिला रहे हैं। तो उसके बाद तीसरे टी20 में तबाकुन परफॉर्मेंस, उसने तो 89 रन बनाकर सबको खामोश करा दिया। फ़हीम अशरफ की आपने शुरू में मुझसे सवाल पूछा, तो फ़हीम अशरफ को मैं भी बहुत तनकीद करता हूँ कि जितने मौके उनको दिए मेज़बान ने किसी और खिलाड़ी को नहीं दिए, लेकिन अब चूँकि उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि मैदान में तनकीद का सही जवाब दिया जाता है। टी20 में तीनों मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक में अच्छी बैटिंग की, यहाँ पर रिजवान के साथ मिलकर 91 रन की इनिंग्स खेली, फॉलोअन से बचाया, तो अब फ़हीम अशरफ ने भी परफॉर्मेंस दे दी है, उनको भी हटा नहीं सकते। तो रिजवान को इसी तरह, रिजवान की जो परफॉर्मेंस चल रही है थ्रू आउट, अब देखिए एज एन ओपनर खेले, सिर्फ नेशनल टी20 में पहली मरतबा ओपनर वो खेले थे, वरना मिडिल ऑर्डर में, लेट ऑर्डर में आते थे। और उसके बाद नेशनल टी20 में अब्दुल रज़ाक ने इनको कहा कि आप ओपन करें, इन्होंने ओपन किया, थोड़ा खेला, वहाँ सीखा। उसके बाद जो चीज़ नज़र आती है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ रिजवान की जो नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि चैलेंज एक्सेप्ट करता है। इसमें मैंने देखा कि घबराहट नहीं है। आप इसको बैटिंग करते हुए देखिए, दूसरे और खिलाड़ियों को चेहरे से खौफ आता है, ये आपको नज़र ही नहीं आएगा खौफ में, बिल्कुल बिला खौफ खेलता है और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं ना। जब ग्राउंड में कोई परफॉर्मेंस दे देता है तो तनकीद करने वाले खुद ही खामोश हो जाते हैं, वही सबसे अच्छी जगह होती है परफॉर्मेस देने की। अच्छा सरफराज मुझे की जगह बन जैसे नहीं हमने रही। हमने बात की फवाद आलम की, असद शफीक हमारे पास एक टेनिस है, उसको टूर में ले आया जा सकता था कि किसी ज़रूरी नहीं कि डोमेस्टिक में अगर एक मैच में या 2 मैच में ना खेल सका तो डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके अलावा उसको टीम में शामिल करते, क्योंकि इसे वक्त पर कहीं ना कहीं उन्हें खिलाया जा सकता है, मगर वो ड्रॉप हो गए। उनके फवाद आलम को लेकर आए, वो इन्होंने स्कोर कर दिया। तो क्या समझते कि आइंदा कोई असद शफीक को कुछ नज़र आ रहा देखिए, है असद या वो शफीक- भी सरफराज की तरह बाहर हो नहीं गए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असद शफीक बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, 74-75 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। रफ़ीक, कोई भी खिलाड़ी अगर इतने टेस्ट मैच खेलता है ना तो अपनी काबिलियत पे खेलता है। सिफारिश आप 1 टेस्ट खेलेंगे, 2 टेस्ट खेलेंगे, उसके बाद खेल नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है फिर सब देख रहे होते हैं परफॉर्मेंस। तो असद शफीक को थोड़ा सा जाहिर है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, इंग्लैंड में उनकी नहीं खेल पाए थे, तो उसको उनको दिया गया। लेकिन वहाँ जाकर मिसबाह को एहसास हो गया था, पहले टेस्ट के लिए इनकी टीम नहीं बन पा रही थी, इनको मिडिल ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो अगर असद शफीक की वहाँ पे ज़रूरत थी, 35 खिलाड़ियों में असद शफीक का नाम बिल्कुल आना चाहिए था, 100% आना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूँ टी20 की टीम में 35 में मोहम्मद आमिर को भी लेना चाहिए था। बहरहाल अब वो आमिर का तो इशू ही दूसरा है, लेकिन असद वो तो शफीक वोट तो ने तनकीद आमिर तो अभी भी असद शफीक ने कायदम ट्रॉफी में बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दी, लेकिन टॉप 6 प्लेयर्स में 700 प्लस रन बनाए, 2 सेंचुरियां हैं, 3-4 50s हैं उनकी, या 5 50s हैं। पाँच। तो इतनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब वो आई थिंक सो कि साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस होगी साउथ अफ्रीका के लिए, तो वो शायद पाकिस्तानी स्क्वाड में होंगे। अच्छा मुनीर, जैसे जमील भाई ने कहा कि डोमेस्टिक की, हमेशा डोमेस्टिक की बात की जा रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई है और डिपार्टमेंट खत्म हो गई, जैसे प्लेयर आना बंद हो गए, तो ये 5-6 टीमें जो बना दी गई डोमेस्टिक, तो क्या समझते हैं कि आइंदा फ्यूचर के अंदर ये डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म होनी चाहिए या इसी को चलने देनी चाहिए? देखिए, आज मैं ट्वीट देख रहा था, किसी जगह से ट्वीट मुझे पढ़ने को मिला कि साउथ अफ्रीका में भी यही 6 टीमों का स्ट्रक्चर था जो उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया है। अब उसकी जगह उन्होंने 15 टीमें बना दी हैं जो खेलेंगी और 2 टियर में खेलेंगी, तो 6 की जगह 15 टीमें उन्होंने की दी हैं। यानी नेक्स्ट सीज़न जो होगा साउथ अफ्रीका में वो 6 खिलाड़ियों वाला नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला, बल्कि ये 15 का होगा। अब मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। प्राइम मिनिस्टर शुरू से ही कहते हैं कि डोमेस्टिक में इसी तरह का होना चाहिए स्ट्रक्चर। कोशिश भी की, खिलाड़ी भी मिले, आपको पता है मिसबाह भी मिले, हाफिज़ भी मिले, अजहर भी मिले, उन्होंने कन्विंस भी करने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब कन्विंस नहीं हुए। उनका कहना है कि इसी स्ट्रक्चर से हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन है, ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। उनका कहना ये है कि जब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट बनाते हैं ना तो खिलाड़ी थोड़ा सा सुस्त पड़ जाते हैं, तो कहते हैं हमारी मुनीर, नौकरी चल रही जितने है। भी हमारी जो कौमी टीम में इस वक्त प्लेयर्स हैं या इससे पहले के प्लेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे डोमेस्टिक से तो आए, या कोई ये 6 टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट से आए ना भाई? डोमेस्टिक तो चल रहा है ना, अभी 2 टीमें तो चल रही हैं ना, ग्रेड ये 1 तो अभी ग्रेड जो 2। लेकिन ये जो जिस तरह से ख़त्म किया गया है, हम में से कोई भी इस पर खुश नहीं है, इसमें खुश नहीं है। क्लब कहाँ है, क्लब क्रिकेट कहाँ रह गई? प्लेयर ही क्लब क्रिकेट से आते थे, वहीं से शौक होता था, वहीं से निकल के आते थे और फिर आगे जाते थे, फिर ट्रॉफी खेलते थे और फिर टीम में जगह बनाते थे। वो जो बात की थी ना मैं शुरू में कि सिस्टम,
बाबर आजम जिस तरह सिस्टम से आए, बाबर आजम ये थोड़ी है कोई भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला और डायरेक्ट टेस्ट मैच खिला दिया, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो अंडर 19 भी खेले और वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की क़यादत भी की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खेलते वो पाकिस्तान ए भी ग्रूम हुए खेले। ना। इनके अपने कज़न जो है कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, कामरान अकमल और उनके भाई, ये उनके फर्स्ट कज़न है। इनको कितना लेट मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला राइटली मौका मिला, टाइमली आए और परफॉर्मेंस दे रहे अच्छा हैं। जमील भाई, ये बताइएगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बार बार बात करते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से ही खिलाड़ी सामने आएगा। तो हमारे यहाँ तो खेलों के मैदान बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और किसी दौर में देखा था कच्चे ग्राउंड होया करते थे, 5-5 6-6 विकेटें लगा करती थी, तो प्लेयर सामने आता था। अब तो एक ग्राउंड है, 5-6 ग्राउंड है, इलाका की क्रिकेट ख़त्म हो गई है। अगर एक ग्राउंड पे जाते हैं तो 6,000 की फीस मांगते हैं, 16,000 की फीस मांगते हैं। तो ये खिलाड़ी कैसे सामने आएगा? इसके लिए कोई निर्मित कोई जगह होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? देखें जी, आपने केसीसी भी चलाई है। जी देखें, जो केसीसी के 5 ग्राउंड्स हैं, तो जब क्लब क्रिकेट होती है तो वो 5 ग्राउंड जो है वो 5 दिन के लिए फ्री होते हैं, मतलब उस पर कोई फीस या कोई कुछ भी नहीं लिया जाता। अब जो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, देखें डोमेस्टिक के ऊपर तो हमने जो है ना शुरू से बोला है। देखें हमारे यहाँ जो ना पहले अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 होती थी, वो रीजन के दरमियान होती थी, लेकिन अब चूंकि आपने उसको भी सूबाई एसोसिएशन के तहत कर दिया, अब 6 टीमें आप बना के पूरे पाकिस्तान से, और वो तो बके प्लेयर कहाँ जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको कि एक टीम बनती थी कराची की, एक हैदराबाद की, एक लाड़काना की, 60 लड़के खेलते थे। आज सिंध की एक टीम बनती है तो आपके 20 लड़के खेलते हैं। तो वो 20 जो बाकी 40 लड़के हैं, या तो वो ओवर एज हो जाएंगे या क्रिकेट छोड़ देंगे या दूसरे खेलों में चले जाएंगे। आप जो मिसाल के तौर पर अगर आप पौधा ही नहीं लगाएंगे ना, तो वो तनावर दरख्त नहीं बनेगा। आपने अपनी नर्सरी अपने हाथ से ख़त्म की है, जिस तरह आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने हाथ से ख़राब की है ना, इसी तरह मिक्की आर्थर की और सरफराज की कारकर्दगी, टीम आपकी नंबर 1 चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि वो जो उस वक्त जो है ना, आप देखिए जो आपकी खराबी पैदा हुई है ना, उसके बाद से आप उठा के देख लें। मिसबा आए हैं, 1 साल का कहा था, 1 साल गुजर गया है, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। मिक्की आर्थर जो है वो प्लेयर बना रहा था, देखिए बाबर आजम को उसने बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को, देखिए उसको किसी से कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन जो चीज़ वो देखता था उससे वो काम करता था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देखें वकार यूनुस आपके बॉलिंग कोच हैं, आपकी जो बॉलर्स हैं उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। देखिए आपके जितने बॉलर हैं स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए अब्बास जो है उसका पेस कम है, लेकिन चूंकि उसको वो इन्हिसार करता था स्विंग के ऊपर, और इंग्लैंड में भी गेंद स्विंग होता है, यहाँ पे भी गेंद स्विंग होता है, लेकिन हमने देखा कि इंग्लैंड में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही और यहाँ पे भी अच्छी नहीं रही। इसके साथ साथ हमारा बॉलिंग का पूरा जो बोझ है ना, वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आ गया है। अच्छा, मैं मतलब समझने से कासिर हूं कि आया कि नसीम शाह के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि मिसबा साहब जो है, मतलब चूंकि वो उसको लेकर आए तो वो प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं जी ये बहुत अच्छा है, समझे ना आप। उसने दूसरी इनिंग में 3 खिलाड़ी आउट जरूर किए न्यूजीलैंड के, लेकिन वो प्लेयर जो है ना वो मारते हुए आउट हुए हैं। एक होता है बॉलर आउट करता है, एक बैट्समैन जो है ना, जाहिर है उनको एक टारगेट सेट करना था। 180 पे उन्होंने 5 विकेटों पे डिक्लेयर किया ना, उसमें 3 विकेटें उसकी थी, और वो आप तीनों अगर आप देखेंगे निकाल के, तो वो तीनों जो है खिलाड़ी आउट हुए, मारते हुए आउट हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो पहले इनिंग में आउट किए थे 4, वो आप देखें वो खेलते हुए, तो उसने दोनों का फर्क पता चलता है। तो आपको अपनी बॉलिंग, अपने ऊपर की जो बैटिंग है उसके ऊपर, अभी जो भाईजान बात कर रहे थे मुनीर भाई, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आपने इतने मौके जो है कि हारिस सोहेल को दिए हैं, अगर असद शफीक एक सीरीज अगर मतलब ये कि नाकाम हो गया था ना, तो आप इतने सीनियर प्लेयर को इतने अहम टूर के ऊपर बिठा देना जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मतलब ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि हमें तो ये उम्मीद है कि जो अब जो मोहम्मद वसीम साहब जो चीफ सेलेक्टर बने, तो ये जो स्क्वाड अनाउंस करेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें इंशाल्लाह असद शफीक भी होंगे। और मैं समझता हूँ कि इमामुल हक की कारकर्दगी बुरी नहीं थी, आपके जब दोनों ओपनर कुछ नहीं कर रहे तो इमामुल हक को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा मुनीर, सलीम यूसुफ को भी लेकर आए। सलीम यूसुफ तो कोई इंटरेस्ट लेते नहीं थे, किसी मौके पर उनको अचानक लाके बिठा दिया, तो क्या उनकी कारकर्दगी कुछ दिखाना चाहेंगे वो? देखिए सलीम यूसुफ को क्या पोस्ट दिए, चीफ ऑफ क्रिकेट कमेटी, ठीक है ना। तो क्रिकेट कमेटी का कोई काम नहीं होता है, 3 महीने में एक दफ़ा मीटिंग होती है और उसमें अपना एक थोड़े से अपनी इजहार कर देते हैं ख्यालात का, जी ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर क्रिकेट कमेटी की आप बात करते हैं तो ना मोहसिन खान बुरे थे, ना इकबाल कासिम बुरे थे।
अब वो दोनों चूँकि मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हटा दिए गए या खुद हट गए, अब वो सलीम यूसुफ जो है वो रबर इस टाइम, आई एम सॉरी टू से, बट वो क्रिकेट कमेटी में जहाँ पे खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके होंगे वसीम खान, जहाँ पे वसीम अकरम होंगे, वहाँ पे क्रिकेट कमेटी का जो हेड है वो बस आपको पता अच्छा है चलो मुनीर, अभी किसी भी ये तो अवार्ड बात हो पे रही है इन्होंने सलीम थोड़ा सा यूसुफ की काम बात हो किया। गई, हम चलते हैं पीएसएल की तरफ। और पीएसएल 6 भी तैयारी पर है और 10 जनवरी को उसकी ड्राफ्टिंग भी हो रही है, तो क्या कहेंगे पीएसएल के हवाले से? जी बिल्कुल, 10 जनवरी को ड्राफ्टिंग है और पीएसएल की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज आई है वो ये कि कराची किंग्स ने अनजानी डीन जोन्स की जगह हर्षल गिब्स को अपना हेड कोच बनाया। कोच बहुत बनाया। बड़ी ये खबर है क्योंकि अभी हर्षल गिब्स जो हैं वो लंदन प्रीमियर लीग में कोलंबो किंग्स की कोचिंग कर चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, 90 टेस्ट, 250 के करीब उन्होंने वनडे खेले हैं, 24-25 उन्होंने 22-23 उन्होंने T20 खेले हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका एक ही खिलाड़ी है दुनिया में अभी तक जिसने वनडे इंटरनेशनल में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। 2007 के वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के डैन वैन बुंगे को 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी और खिलाड़ी ने इसको बराबर नहीं किया है 6 गेंदों पर 6 छक्के का। तो मैं समझता हूँ कराची किंग ने एक और छक्का लगा दिया है, बड़ा अच्छे प्लेयर को रिप्लेस किया है। अनजानी डीन जोन्स तो बहुत बड़ा नाम था, उनकी खला तो पूर्ण नहीं होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि हर्षल गिब्स को लाया जाए, तो ये कराची का एक अच्छा कदम है। अच्छा जमील भाई, बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका की। मैंने पहले भी बात की थी कि साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है और 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को पहला टेस्ट है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या तैयारी होगी आने के बाद? कुछ टीम में रद्दोबदल कुछ नजर आ रहा है इस टेस्ट के बाद? रद्दो बदल तो ये जो टेस्ट कल से शुरू हो रहा है ना, इसके बाद ही जो है ना हम मतलब वो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो ओपनर हैं इनकी कारकर्दगी जो है ना अब तक तो जो है वो मतलब अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, अगर इस टेस्ट के अंदर वो परफॉर्म करते हैं तो शायद, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका की उसके अंदर इमामुल हक को भी चांस मिल सकता है, और चूंकि आपकी मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है वो लड़खड़ा रही है तो असद शफीक को भी चांस मिल सकता है। असद शफीक को देखें, कारकर्दगी अगर आप देखेंगे ना तो जो दूसरे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी भी इतनी अच्छी नहीं रही है, तो ऐसे सीनियर प्लेयर को जो है ना वो निकाल देना वो अच्छा। दुरुस्त नहीं है। अच्छा ये बताइए कि बाबर आजम तो टीम में नहीं है, शादाब भी नहीं है, तो क्या कुछ फर्क महसूस हो रहा बाबर आजम की ना जाने से? देखिए, शादाब तो कभी भी बहुत कम टेस्ट मैच का हिस्सा रहे हैं, लेकिन बाबर आजम तो जाहिर है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, और ये बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि हमारी बैटिंग में रीढ़ की हड्डी का जो ना किरदार अदा करते रहे हैं। और बाबर आजम, उम्मीद ये हो रही थी कि शायद जो है वो क्या कहते हैं दूसरे टेस्ट में बोले, लेकिन आखिर के अंदर फिर यह तय हुआ कि वो शायद दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे। और जो बात सुनने में आ रही है, अब सेम टीम उनको खिलानी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि कारकर्दगी के एतबार से देखे जाए तो टीम में चेंजेस होना अच्छा चाहिए। मुनीर, ये बताएं कि कायदे ट्रॉफी का भी फाइनल चल रहा है, आज खेल का दूसरा दिन में खत्म हुआ, खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रल पंजाब के दरमियान। तो कायदे ट्रॉफी को किस नज़र से देख रहे हैं आप? नहीं, कायदम ट्रॉफी में देखें, फाइनल में सेंट्रल पंजाब की टीम पहुंची है। सेंट्रल पंजाब की टीम वो थी कि मुझे याद है कि जब 6 राउंड खत्म हुए थे तो सेंट्रल पंजाब की टीम पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे थी, एक मैच जीतने के बावजूद। वहाँ से हसन अली ने जिस तरह इस टीम को उठाया है, जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, कल भी उनकी 4 विकेटें पहली इनिंग्स में हैं, 300 रन बनाए। खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब में 212 रन पर 8 खिलाड़ी सेंट्रल पंजाब के भी आज आउट हो चुके हैं। तो कायदम ट्रॉफी का फाइनल है, इसको तो ज़रूर अहमियत देनी चाहिए। प्रीमियर टूर्नामेंट हमारा सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट और उसका फाइनल। यहाँ बात जो आ रही है ना, अभी जमील भाई साउथ अफ्रीका के खिलाफ कह रहे थे टीम जो होगी, मुझे ये लगता है कि हसन अली की वापसी भी होगी। बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी कारकर्दगी है, जिस तरह टीम को लेकर लीड कर रहे हैं वो सेंट्रल पंजाब को, इट्स अमेजिंग। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनकी है, 40 विकेटें अब तक वो भी ले चुके हैं बहुत कम मैचेस खेलकर। तो मुझे लगता है कि हसन अली की वापसी हो सकती है T20 में, या आई डोंट नो कि शायद टेस्ट में भी, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ये है कि इमामुल हक की वापसी टेस्ट में हो सकती है, फ़खर जमान को T20 में वापसी हो सकती है, क्योंकि वो भी बदकिस्मत रहे थे, नहीं जा सके थे। तो अभी तो फ़िलहाल चीज़ें जो हैं, लेकिन सारा फोकस अभी फ़िलहाल हमें रखना पड़ेगा कल से शुरू होने वाले टेस्ट में। और आपने अगर आपको याद हो तो कल से 2 टेस्ट मैच और शुरू हो रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच में, उसमें डेविड वार्नर की वापसी हो गई है ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा। और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का भी दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है। तो कल भी वही बॉक्सिंग डे की तरह 3-3 टेस्ट मैचेस हैं। पाकिस्तान का रात 3 बजे शुरू होगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया शुरू होगा, फिर 1 बजे दोपहर में आपको साउथ अफ्रीका। तो फुल डे कल, संडे भी है, वनडे है। जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो कल
कल से 3-3 टेस्ट मैच एंजॉय कर सकते हैं। हमारा तो सारा फोकस हमारी टीम पर है। बाबर आजम एक बार फिर नहीं है, तो हमें तो उसके बगैर चलना है। देखिए ये पाकिस्तान के लिए अच्छा भी है, वन मैन आर्मी का किरदार हर जगह नहीं चलता है। हम पहले भी कहते थे रफ़ीक कि अगर बाबर आजम नहीं तो कौन, तो यही मौका है, यहीं कोई हमें बाबर आजम मिले, यहीं कोई परफॉर्मेंस दे, ताकि हम ये कह सकेंगे जी पाकिस्तानी टीम सिर्फ एक खिलाड़ी पर बैटिंग नहीं चल रही है, और भी खिलाड़ी उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज़ है, अच्छा भी हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए। हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है। मुनीर हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद खान साहब, ये दोनों हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त तजिए करते हैं। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ का कल दूसरा मैच शुरू हो रहा है, और ये देखने के पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होता है या नहीं। अगर जीतता है तो ये सीरीज़ बराबर होगी और 2021 का तोहफा पाकिस्तान गैर मुल्क लेके आएगा न्यूजीलैंड से। और अगर हार जाता है तो यकीन तौर पे हमें एक झटका ज़रूर होगा। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, हम आइंदा प्रोग्राम में भी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।